नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आपके लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या आस्था के हो या या एरोटेरिया के हो या केजीएस खान सर के द्वारा जो टेस्ट लिए जा रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, वो हो सभी का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है 20, उसी का आज प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाएगा। खान सर के द्वारा जो भी टेस्ट चल रहा है, ये फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर 20। अब चलते हैं दोस्तों, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर है। तो भाग 3 के बाहर जो है वो कौन से अधिकार है। तो पहला है, कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। दूसरा है, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्र होंगे। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। 39A में कहा गया है कि राज्य जो है वो समान न्याय सुनिश्चित करेगा और गरीबों को मुफ्त जो है वो कानूनी सहायता प्रदान करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर, तो अनुच्छेद 83, दूसरा है अनुच्छेद 172, तीसरा है अनुच्छेद 327। नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थात लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ एक साथ चुनाव कराने के विचार पर क्रियान्वित करने के लिए लाया गया है। इसमें अनुच्छेद 83 भी है, अनुच्छेद 172 भी है और अनुच्छेद 327 भी है। अनुच्छेद 83 में कहता है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा की अवधि के संबंधित है। इस संशोधन में एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा के कार्यकाल को राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ समकालीन करने का प्रस्ताव है। और अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है। यह संशोधन उनके कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करता है और 327 में चुनाव पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून वित्त सेवाओं और उप राज्यपालों की नियुक्ति के मामलों में नोडल प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है वो 165वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से की गई थी। इस संशोधन में संविधान ने के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एकल सदस्यीय विशेष अधिकारी SC/ST आयुक्त की पिछली प्रणालियों को अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST दोनों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग में से बदल दिया गया है। तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में यह माना गया है कि प्रस्तावना जो है वह भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत जीवन बीमा निगम केस, जो कि 1995 है। 1995 भारत जीवन बीमा निगम केस जो है वो 1995 है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, और यह निर्णय जो है वो बेरूवाड़ी यूनियन मामले 1960 में दिए गए पूर्व उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो उसके बाद ये बोले हैं 1995 में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत में चुनाव के दौरान पुनः मतदान का आदेश दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत में चुनाव के दौरान पुनः मतदान का आदेश दिया जा सकता है? तो प्राकृतिक आपदा या हिंसा आदि के कारण, वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के कारण, तीसरा है बूथ पर कब्जा होने के कारण चुनाव रद्द करना, या चौथा है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण। तो नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जमानत के प्रकारों। क्वेश्चन नंबर 10, जमानत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जैसा है पहला, अंतरिम जमानत, यह किसी आरोपी को अस्थायी रूप से हिरासत से रिहा करने की अनुमति है। दूसरा है डिफॉल्ट जमानत, यह जांच या मुकदमा चलने के दौरान आरोपी को रिहा करने का एक सामान्य तंत्र है। अग्रिम जमानत, इसे गिरफ्तारी से पहले गैर जमानती अपराधों के लिए प्रदान किया जा सकता है। दिए गए युग्मों में कितने युग्म जो है वो सही सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। केवल 2 युग्म जो है वो सही सम्मिलित है। जमानत जो है वो आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सुरक्षा जिसके देने पर उसे मुकदमा या जांच लंबी रहने तक रिहा कर दिया जाता है। तो अब चलते हैं, इसका राइट आंसर है केवल 2 जो है युग्म जो है वो सही है। जो अग्रिम जमानत है वो गैर जमानती अपराधों की गिरफ्तारी की आशंका में मांगी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129 और 215। अनुच्छेद 129 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में सशस्त्र बनाता है और उसे स्वयं की अपमानना के लिए दंडित करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। और अनुच्छेद 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने हाल ही में जिला प्रशासन में सिविल उप विभागों के स्थान पर सह जिला की अनूठी अवधारणा शुरू की है? कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। असम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 स्थानीय सरकार की। क्वेश्चन नंबर 13 स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस पहला है, इसकी स्थापना जो है वो 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक आदेश द्वारा की गई थी। दूसरा है, इस परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होती है। तीसरा है, इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। केवल 1 और 3 जो है वो सही है। ये और ये जो है सही है। दूसरा जो है वो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद जो है वो सिफारिशें सलाहकारी है, अर्थात वे केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। योजना आयोग जो है वो वैधानिक निकाय नहीं है। मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा स्थापित योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करने और देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार था, जो 1 जनवरी 2015 को इसे भंग कर दिया गया। बाद में इसकी जगह जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया। नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग आया। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण अनिवार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243D। 243D, अनुच्छेद 243D। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 2015 के बाद भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो अपनाई गई थी? 2015 के बाद कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। किस केंद्रीय बजट में भारत में अस्थायी जमा सुविधा योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2022 से 23। 2022 से 23 केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा के बाद आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अस्थायी जमा पूंजी एसडीएफ शुरू की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय विवेक के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पहला है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ाना। बी है राजकोषीय घाटे को टिकाऊ स्तर पर बनाए रखना। सी है व्यय के वित्त पोषण के लिए अधिक मुद्रा संछापना। डी है राजस्व पर विचार किए बिना व्यय बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटे को टिकाऊ स्तर पर बनाए रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में आर्थिक नियोजन विषय जो है वो शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जो है अपस्फीति और अवस्फीति के बीच सबसे अच्छा अंतर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपस्फीति जो है वो कीमतों में गिरावट है, जबकि अवस्फीति जो है वो मुद्रास्फीति दर में गिरावट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने गरीबी को मापने के लिए, गरीबी रेखा को मापने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया है? तो पहला है घरेलू उपभोग, घरेलू बचत, घरेलू निवेश या कैलोरी आधारित मूल्य समयोजित सीमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घरेलू उपभोग। घरेलू उपभोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मनरेगा जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, और दूसरा है इंदिरा आवास योजना जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है वो 2005 में अधिनियमित किया गया था, 2005 में अधिनियमित किया गया था और 2006 में लागू किया गया था। यह जो है वो 11 पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक चली थी, इसलिए मनरेगा को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था, न कि 11वीं। मनरेगा को जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। दूसरा जो है वो इंदिरा आवास योजना जो है वो जून 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 7वीं, ये 9वीं नहीं, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में शुरू की गई थी, न कि 9वीं। तो इसलिए दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात जो है वो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है यह निवेश सकल घरेलू उत्पाद के बीच का संबंध है। दूसरा है कम ICOR का अर्थ है कम दक्षता। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। कम ICOR का अर्थ जो है वो अर्थव्यवस्था पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग कर रही है, न कि कम कुशलता से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक अवधारणा जो है वो कुजेन के सिद्धांत में से सबसे अधिक निकटता के से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आय असमानता। आय असमानता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसका उद्देश्य जो है वो जन औषधि केंद्र नामक विशेष दुकानों के माध्यम से आम जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। दूसरा है इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल जो है वो एक जो है इसका सही उत्तर है, और दो जो है वो इसे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का शुभारंभ जो है वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के विभाग द्वारा किया गया, न कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। बाजरा जो क्वेश्चन नंबर 26। बाजरा जो मिलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है?
तो इसका यह भारत में रबी फसल है। बी है ये बाजरे की वृद्धि के लिए आदर्श तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस है। सी है बाजरे की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। डी है राजस्थान जो है वो भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर, इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। यह बाजरा जो है वो भारत में मुख्यतः रबी नहीं खरीफ फसल है। तो ये जो है ए जो है वो गलत है और बी सी और डी जो है वो सही है। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है गलत कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। विपणन जो है वो वर्ष 2025-26 के लिए कितनी खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 जो है वो खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। कितने? तो 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। भारत को एसडीजी सूचकांक 2025 में कितना स्कोर मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 67.0 जो है वो स्कोर मिला है भारत को। कितने में? एसडीजी सूचकांक 2025 में। जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं ये 10वीं सतत विकास रिपोर्ट था, ये 10वीं एसडीआर रिपोर्ट था के अनुसार भारत ने 60 अंकों के साथ 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह पिछले 4 वर्षों में लगातार सुधार दर्शाता है। जैसे 2024 में 109वां स्थान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ई दाखिल पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरा है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा है यह भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और जो वो 3 है ये सही है। इसे वित्त मंत्रालय ने नहीं लॉन्च किया है, इसे जो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश भर में ई दाखिल पोर्टल जो है वो लागू किया है, प्रतिबंधित भी किया है, जिसे पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 सितंबर 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत लॉन्च किया गया है, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो एक स्वायत्त यूजीसी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। दूसरा है ओएनओएस योजना के लिए कुल वित्तीय प्रावधान जो है वो 2025 से लेकर 30 की अवधि के लिए 6000 करोड़ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक कथन जो है वो सही है। पहला जो है वो सही है। एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कैलेंडर वर्ष 2025 से 27 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए लगभग 6000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन यह है 2025 से 30 नहीं 27, 2025 से 27। तो 2 गलत है और इसका एक जो है वो सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। एकलव्य प्लेटफॉर्म के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसे आर्मी वार कॉलेज की प्रायोजक एजेंसी द्वारा के साथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इसे विशाग एन गांधीनगर एवं सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से शून्य लागत पर बनाया गया है। तीसरा, इसे पाठ्यक्रमों की 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। इसे जो पाठ्यक्रम में 4 श्रेणियों में नहीं, इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितना? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विक क्वेश्चन नंबर 32 वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा UNEP ग्लोबल पीटलैंड पहल के भाग के रूप में जारी किया गया था। दूसरा, इसे 2016 में मोरक्को में आयोजित UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के दौरान स्थापित किया गया है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। इम्पावर बीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे नीति आयोग ने अपने अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत न्यू शॉप के साथ साझेदारी में लॉन्च किया था। दूसरा, इसका उद्देश्य जो है वो महिला उद्यमी को संगठित खुदरा क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना था। तीसरा, यह कार्यक्रम जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के लिए शुरू और कार्यान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कितना कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है वो सही है। 1 और 2 जो है वो सही है। यह कार्यक्रम जो है वो दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं के लिए शुरू किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर नहीं शुरू किया गया है, ये कुछ राज्यों में शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह पहला है, यह भूमि अभिलेखों के प्रबंधन हेतु एक आधुनिक और पारदर्शी प्रणाली बनाने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। फ्री एआई समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह भारतीय रिजर्व द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति है। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता जो है वो पुष्कर भट्टाचार्य करेंगे। तीसरा है, यह वैश्विक वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपयुक्त कथनों में से कितना कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा जैविक खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वेयर हाउसिंग पोर्टल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। नारी अदालत योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है, यह योजना जो है वो असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जाएगी, 50-50। दूसरा है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति की एक उप योजना है। तीसरा है, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान
तंत्र प्रदान करता है जो औपचारिक कानूनी कार्रवाई से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया में जो है वो भाग नहीं लेते हैं? कौन नहीं लेते हैं? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा में विपक्ष के नेता, चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 प्रधानमंत्री लेते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता लेते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। डायमंड इम्प्रेस और ऑथराइजेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह 1/4 कैरेट मतलब 25% से कम के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। दूसरा, इसे वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा, यह 25% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व को अनिवार्य बनाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और जो है वो सही है। जो योजना के इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 2 सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन केवल 1 और 2। तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि ये इस योजना के तहत अनिवार्य और निर्यात दायित्व के तहत पुनः निर्यात के लिए आयातित हीरो पर न्यूनतम 10% न कि 25%, 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व को अनिवार्य बनाती है, न कि 25%। तो ये ऑप्शन तीसरा जो है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जीवांश पैराडॉक्स को रेखांकित किया है? यह उल्लेख करते हुए कि अधिक दक्षता से मांग और ऊर्जा उपयोग में वृद्धि हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिशन मौसम यह पुरातात्विक अनुसंधान के माध्यम से भारत की समुद्री विरासत को बढ़ाने पर केंद्रित है। दूसरा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो गलत है। मिशन मौसम जो है वो एक मौसम मिशन, इसका ये 2 जो है वो सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो गलत है। इसमें गलत पूछ रहा है तो 1 जो है वो गलत है। ये मिशन मौसम जो है वो एक मौसम और जलवायु पहल है, जिसका उद्देश्य जो है वो मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान, मॉडलिंग, जलवायु अनुसंधान, क्षमता निर्माण और मौसम प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है। यह समुद्री विरासत या पुरातात्विक अध्ययनों से संबंधित नहीं है, यह मौसम से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में 3 दिवसीय ऑफ सीजन जीव जंतु सर्वेक्षण आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में है।
इडुक्की जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड। झारखंड का कौन सा गांव जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व के कोर जोन से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयगीर। जयगीर, जयगीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति पर नजर रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दूसरा है, यह एक बहु डोमेन बहुक्षेत्रीय सूचकांक है जो पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन पर मूल्यांकन करता है। तीसरा जो है वो इसका उद्देश्य 2030 तक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका को मापना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में किस भारतीय वित्तीय केंद्र ने प्रतिष्ठा लाभ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47, चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बोस धातु की तरह व्यवहार करने के लिए प्रबल प्रमाण प्रस्तुत किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइओबियम डाइसेलेनाइड। नाइओबियम डाइसेलेनाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, बायोमास उपग्रह मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बायोमास, इसमें एक एकल LEO उपग्रह प्लेटफॉर्म शामिल है जो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण ले जाता है। दूसरा है, इस मिशन का जीवन काल जो है वो 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का टोमोग्राफिक चरण शामिल है। तीसरा है, यह पूर्ण ध्रुवन मापी के साथ P बैंड पर संचालित एक सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49, PM युवा 3.0 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना जो है वो एक मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान करती है जहां चयनित युवा लेखक प्रसिद्ध लेखकों से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दूसरा है, इसे भारत में क्षेत्रीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर केवल एक, इसका केवल एक जो है वो सही है, केवल पहला जो है वो सही है। दूसरा जो है वो, यह योजना जो है वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, लेखकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करना है और देश भर में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें क्षेत्रीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है, इसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21, जो अमर जैन बनाम भारत संघ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच जो है वो एक मौलिक अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह अभियान जो है वो विश्व
टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन शुरू किया गया था। दूसरा है भारत ने 2027 तक इन बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तीसरा है इसका उद्देश्य बच्चों को खसरा रूबेला टीके की 2 खुराक देकर 100% टीकाकरण प्राप्त करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 3 जो है वो सही है। केवल 1 और 3 जो है वो सही है। 2 जो है भारत ने इसे 2027 तक, तो इसका राइट आंसर भारत ने इसे 2027 नहीं 2026 तक इन बीमारियों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा 40 से अधिक मौजूदा अनुप्रयोगों को एकीकृत करने के लिए कौन सा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? कौन सा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ECINET। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। खेल भावना समावेशिता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए पहला विश्व निष्पक्ष खेल दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 मई 2025 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। भूवैज्ञानिक समय पैमाना और विभिन्न हिमालय पर्वतमालाओं के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इयोसीन और ओलिगोसीन काल। इरोसीन और ओलिगोसीन काल बृहत्तर हिमालय। मायोसीन जो है वो शिवालिक और प्लायोसीन जो है वो लघु हिमालय। उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 जो है वो सही है। इयोसीन और ओलिगोसीन जो है वो वृहत्तर हिमालय नहीं, ग्रेटर हिमालय का भाग है। और दूसरा है मायोसीन जो है वो लघु हिमालय। मायोसीन जो है वो लघु हिमालय और प्लेयोसीन जो है वो शिवालिक। तो इसमें पूछ रहा कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर केवल 1 जो है वो सही है। इसका केवल 1 जो है वो सही है, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। हिमालयी पर्वतमाला और उनके विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वृहत्तर हिमालय को लघु हिमालय से मुख्य सीमांत भ्रंश अलग करता है। दूसरा है ट्रांस हिमालय और बृहत्तर हिमालय से इंडो यतांग सपो इस्यूचर जोन अलग करता है। तीसरा है लघु हिमालय को शिवालिक से मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो। इसमें पूछा है गलत कौन है, तो 1 और 3 जो है वो गलत है। जो बृहत्तर हिमालय और लघु हिमालय जो है वास्तव में मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है, न कि सीमांत भ्रंश घाटी द्वारा। और लघु हिमालय शिवालिक जो है वो से मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा अलग होती है, न कि केंद्रीय थ्रस्ट द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी हिमालय की सभी श्रेणियों से होकर बहती है? कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। यह पेरू के तट पर एक महासागरीय धारा के आवधिक उद्भव को संदर्भित करता है, जिसके कारण समुद्र की सतह का तापमान जो है वो बढ़ जाता है
और क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है वो कमजोर हो जाती है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस मौसम संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ला लीनो, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो। ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं जो है वो पृथ्वी की सतह पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेल, आइसोहेल, आइसोहेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59। वायुमंडल, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन से संबंधित प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक जो शब्द है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, संवहन, संवहन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। घास के मैदानों और उसके स्थान से संबंधित युग्मों पर विचार करना है। पंपास उत्तर अमेरिका, दूसरा है पेरिस दक्षिण अफ्रीका, तीसरा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चौथा है डाउन्स अफ्रीका। नीचे दिए गए कुटो का प्रयोग करके गलत उत्तर का चयन करना है, गलत कौन सा है? तो पंपास जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों जो है वो गलत है। पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका। अब पेरिस जो है वो उत्तरी अमेरिका है, और वेल्ड जो है वो अफ्रीका, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो इसका चारों जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला जलवायु, दूसरा जीव, तीसरा उच्चावच, चौथा समय, पांचवा स्तराकृति, चौथा अक्षांश। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 और 5। अक्षांश जो है वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो समष्टि स्थिति प्रतिक्षेप की घटना से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? पहला है प्लेट अपतलन, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट निर्माण, तीसरी है ग्लेशियरों का पिघलना, चौथा है डी जो है वो नदी निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियरों का पिघलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डेरा नामक भूवैज्ञानिक संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह एक बड़ा बेसिंग आकार का ज्वालामुखीय गर्त है जो आमतौर पे एक बड़ा विस्फोट के बाद मैग्मा कक्ष के ध्वस्त होने से बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत स्रोत माना जाता है? सैल गैस, या कोलवेड मीथेन, या मीथेन हाइड्रेट्स। नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 में से प्राथमिक कारण जो क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक अंतःक्रिया का प्रकार प्रबालो और जूट्स स्टेनला के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परिजीविता या सह परोपकारिता, असहभोजिता या सहभोजिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहोपकारिता, सहोपकारिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70। जैव विविधता, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है वो सबसे पहले पॉल एलिस ने 1988 में पेश की थी। भारत में 8 मान्य
का प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है वो पहली बार 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा पेश की गई थी, ना कि पॉल के द्वारा। और जो भारत में 8 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, बल्कि 4 है। भारत में 4 जो है मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। इनमें से कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च स्तरों पर सहनशील जीवों के उत्तकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पर्यावरण समझौते और प्राथमिक उद्देश्य। कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षा जो है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षा जो है वो इसका नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा उत्तर जो है वो सही है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षा जो है वो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों से सुरक्षा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन इसका है जो खतरनाक अपशिष्ट संचालन का विनियमन करना है। तीसरा है वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन परत संरक्षण है। चौथा है बेसल कन्वेंशन जीवित संशोधित जीवों के संचालन पर विनिमय है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है वो जीवित संशोधित जीवों के संचलन पर विनियमन करता है। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो लगातार कार्बनिक प्रदूषणों से सुरक्षा करता है। और तीसरा जो है वो वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन परत संरक्षण से है। और वेसल कन्वेंशन जो है वो खतरनाक अपशिष्ट संचलन का विनियमन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 1 3 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसका विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 4 फरवरी, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म जो है वो सही है। कौन कौन? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 4 फरवरी नहीं बल्कि 2 फरवरी। तो ये जो है वो गलत है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई सही है। विश्व जल दिवस जो 22 मार्च, ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म जो है वो सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत में मीठे पानी की झीलें जो है वो कौन सी है? मीठे पानी की झीलें जो है वो भारत में कौन सी है? पहला डल झील, योक्सो मोरिडी झील, बुल्लर, पैंगोन, सांबर या चिल्का। निम्नलिखित में से कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है वो मीठे पानी की झील है। 1 और 3 जो है वो मीठे पानी की झील है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। द्रव्यमान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है द्रव्यमान केंद्र जो है वो कॉम मूलतः किसी वस्तु या कणों के तंत्र का संतुलन बिंदु होता है। दूसरा है समान द्रव्यमान वितरण वाले सममित पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र जो है वो ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। जो श्रोडिंगर समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला है, इसे ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में विकसित और सूत्रबद्ध किया था। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करके उसके तरंग कण दैर्घ्य को समाहित करके करता है। तीसरा है, न्यूटन के नियमों के विपरीत श्रोडिंगर समीकरण किसी निश्चित परिणाम के बजाय कण की स्थिति की प्रायिकता की भविष्यवाणी करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों ऑप्शन जो है वो सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, क्वांटम संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अजीमुथल क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षक के ऊर्जा स्तर और आकार को निर्धारित करता है। दूसरा, स्पिन क्वांटम संख्या जो है वो 3 अक्षों के सापेक्ष अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास का वर्णन करती है। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम इलेक्ट्रॉन के आंतरिक स्पिन या कोणीय संवेग का वर्णन करती है। उपयुक्त में से कौन सा जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों जो है ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। सवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैलेडियम ग्रेसिलेरिया से प्राप्त एगर का उपयोग जो है वो सूक्ष्म जीव संवर्धन खाद्य उत्पादों में किया जाता है। दूसरा है, क्लोरेला एक बहुकोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रोटीन समृद्ध खाद्य अनुपूरक के रूप में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक जो है वो सही है, एक जो है वो सही है। जो क्लोरेला जो है वो एक कोशिकीय हरा शैवाल है। जो क्लोरेला जो है वो एक कोशिकीय हरा शैवाल है जिसका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन खाद्य उत्पादक के रूप में करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। ब्रायोफाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है। दूसरा है, इनमें वास्तविक जड़ें, तने या पत्तियां नहीं होती है। तीसरा है, यह बीजाणु उत्पन्न करता है, इसलिए इसे युग्मकोदिक कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। और तीसरा जो है वो युग्मकोदित, युग्मक जो उत्पन्न करता है लेकिन बीजाणु नहीं, यह बीजाणु नहीं उत्पन्न करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, उपार्जित प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अनुकूली प्रतिरक्षा शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो संक्रमण या टीकाकरण के प्रति विकसित होती है। दूसरा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसी बाहरी पदार्थ के प्रति शरीर द्वारा एंटीबॉडी के उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। तो दोस्तों चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, एंटीबॉडी जो है वो विशिष्ट लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें बी कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा है, एंटीजन जो है वो एक लिपिड अणु है जो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों को पहचाने और विटामिनों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को सहारा देने के लिए निर्मित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है वो इनका गलत है। जो एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है जो बी लिम्फोसाइट का
जो बी लिम्फोसाइट का सक्रिय और बी वैदिक रूप है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बी कोशिकाएं जो है वो एक प्रकार की स्वत रक्त कोशिकाएं हैं, न कि लाल। ये वाइट ब्लड सेल है, न कि रेड। दूसरा जो है वो एंटीजन। एंटीजन जो है वो आमतौर पे प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड होते हैं जो रोग जनकों या विदेशी पदार्थों की सतह पर मौजूद होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। वो लिपिड अणु नहीं है। एंटीजन जो है वो लिपिड अणु नहीं है, या प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। इकोटोन। इकोटोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। दूसरा, इसमें ऐसी प्रजातियां हो सकती है जो सीमावर्ती प्रणालियों में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह भिन्न है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और दोनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। गोबर ब्रिंग द्वारा गोबर पर भोजन करना और उसे अपने लार्वा के लिए संग्रहित करना, जिसे पोषक तत्वों का पुनः चक्रण और मिट्टी का वातन होता है, किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक निकेट का उदाहरण है, निकेत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस जो है वो अपने रेडियोधर्मी गुणों के कारण रेडियोथेरेपी में सामान्यतः उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। रेडॉन जो है वो उपयोग की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे 2021-26 के दौरान 2 चरणों के लिए 4077 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो समूह वायुमंडल में पोषक तत्वों के पुनः चक्रण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। यूरोपीय संघ विनिमय 2024/1679 को आम तौर पे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एआई अधिनियम, एआई अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो मानव आंख में आंसू के स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाता है और विद्युत संकेत उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संवेदी कोशिका, प्रकाश संवेदी कोशिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। जो स्वस्थ मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की सामान्य सीमा जो है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किस शारीरिक संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, रक्तचाप नियमन के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से घातक विश्व साइनाइड का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? साइनाइड का रासायनिक नाम जो है वो
प्रूसिक अम्ल, प्रूसिक अम्ल, प्रूसिक अम्ल जो है वो साइनाइड का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो पेयजल स्रोतों के अपशिष्ट पदार्थों से दूषित होने पर फैलने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। यदि किसी विद्युत बल्ब का तंतु असमान मोटाई का है तो निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। आयन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक भाग है जो 80 से लगभग 600 किलोमीटर के बीच स्थित है। यह संचार और नेविगेशन के लिए प्रयुक्त रेडियो तरंगों को परावर्तित और संशोधित करता है। तीसरा, आयन मंडल की स्थिति सौर विकिरण पर निर्भर नहीं करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 जो कथन जो है वो, इसका केवल 1 और 2 जो है वो कथन सही है। जो आयन मंडल है, आयन मंडल सौर विकिरण पर अत्यधिक अधिक निर्भर करता है, और यहाँ लिखा हुआ है आयन मंडल की स्थिति सौर विकिरण पर निर्भर नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, निर्भर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। व्यक्तियों में रंग अंधता का पता लगाने के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इशिहारा परीक्षण, इशिहारा परीक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। डीएनए क्वेश्चन नंबर 97। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा चरण जो है वो सही है? तो डीएनए पृथक्करण, डीएनए का नायलॉन में स्थानांतरण, काटना, आकार निर्धारण या छटाई। चौथा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पांचवा है जांच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला होता है एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा जांच, और पांचवा में फिंगरप्रिंटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। वैज्ञानिक है और लेजर तकनीक में योगदान है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका योगदान जो है वो उत्तेजित उत्सर्जन प्रक्रिया में है। और डियोडोर मियामेन जो है वो रूबी लेजर। और के नासू जो है वो नियोडीमियम लेजर। और CKN पटेल जो है वो CO2 लेजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। जो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सबसे पुराने ज्ञात पत्थर के औजारों जिन्हें ओल्डो वन औजार कहा जाता है से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओल्डू वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक शब्द है, उसका अर्थ है गौड़ा का अर्थ है भैंसा। और जो गोधना गोघना का अर्थ है गो हत्या। हिरण्य का अर्थ जो है वो सोना। और कमाड़ा का अर्थ जो है वो लोहार। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। सम्राट 101 सम्राट अशोक के अधीन 2050 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संहति का मुख्य परिणाम जो है वो क्या निकला था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिम्ब, अभिधम्ब पिटक का संकलन और बौद्ध भिक्षुओं का स्पष्टीकरण। जो अशोक सम्राट अशोक के अधीन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध जो संगीत का मुख्य परिणाम जो है वो अधिम्ब पिटक का संकलन और बौद्ध शिक्षाओं का स्पष्टीकरण था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस राजा को मां मल्लन महान पहलवान कहा जाता है? कौन से राजा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को महान पहलवान कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है वो मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशथप कासिनी। महावंश पर पाली टीका वंशथप कासिनी मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। अर्थशास्त्र में उल्लेखित अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवा अध्यक्ष जो है वो अंतर्देशीय समुद्री यातायात की देखरेख के लिए उत्तरदायी थे। और पन्या अध्यक्ष माल पर सीमा शुल्क और पथकर वसूलने का कार्य करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। जो पन्ना अध्यक्ष जो थे वो व्यापार और वाणिज्य का अधीक्षक होता था, जो बाजारों को विनियमित करने, वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कीमतें तय करने के लिए जिम्मेदार होता था, न कि सीमा शुल्क और पथकर वसूलने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित शासकों में से कौन विजय के प्रतीक के रूप में जिन की मूर्ति लाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापदनंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। 7 वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। दूसरा है उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तीसरा है उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। 107। निम्नलिखित स्थलों पर विचार करना है। कुप गल्लू, पिक लीहल और टेक कल कोटा। यह स्थल जो है वो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित सांस्कृतिक चरणों में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक अच्युत राय द्वारा सिक्कों पर अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंड वेरुंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1110। शेरशाह के प्रशासन के दौरान राजस्व अभिलेखों के रख रखाव के लिए कौन से अधिकारी जो है वो जिम्मेदार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी, कानून गो अधिकारी जो है वो जिम्मेदार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक प्रभाग जो है वो पल्लव साम्राज्य में उपयोग नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। खुदाई खिदमत
गाड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में काम किया था। दूसरा, वह अहिंसा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रतिबद्ध थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। वे एक क्रांतिकारी विचारक, विद्वान, आध्यात्मिक दूरदर्शी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध और स्वराज की वकालत की थी और बाद में एकात्म योग का विकास किया था, जिसमें आध्यात्मिक विकास को सांसारिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया था। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में किस नेता का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो घोष का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। रॉलेट अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसने कथित राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया। दूसरा, इसने ऐसे प्रशासनिक हिरासत आदेशों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से इनकार कर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत हड़पा नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के तहत कई रियासतों को अपने अधीन किया था, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर और अर्काट और अवध शामिल है, जिसमें मैसूर जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें सुझाव दिया गया था कि मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के आह्वान का समर्थन करना चाहिए। दूसरा है, गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन नहीं किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर केवल एक जो है वो सही है। महात्मा गांधी ने, दूसरा जो है वो गलत है। महात्मा गांधी ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले का समर्थन किया था, यहाँ तक कि 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपने बातचीत के आधार के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। क्या कनिंघम सर्कुलर निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किसे हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए उनके प्रयासों के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसे समझौता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के संचालन और शासन पर अंतिम अधिकार प्रदान किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है, न कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश शासन और दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध विशाखापट्टनम पहाड़ी क्षेत्र की पहाड़ी जनजातियों का विद्रोह था। यह जनजातियां, जो लंबे समय से स्वतंत्र रूप से रह रही थी, ब्रिटिश शासन के अधीन जमींदारों को कर देने के लिए मजबूर थी। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंपा विद्रोह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, बिहार के जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। बिहार के रोहतास जिले में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है। तीसरा है, चूना पत्थर जो है वो बिहार के कैमूर जिले में
पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और तीनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112, रामनगर दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। दूसरा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला का दक्षिणी भाग जो है वो रामनगर दून कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, निम्नलिखित में से कौन से झील जो है वो बिहार में स्थित है? अनुपम, कांवल और गोगाविल झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों जो है उत्तर सही है। तीनों जो है वो बिहार में, अनुपम, कांवड़ और गोगाविल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 2011 की जनगणना किस जिले में दरी के नाम से जाना जाता है? तीसरा, यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। चौथा, यह फतुआ के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 कथन जो है वो इसका सही है। ये जो घाघरा नदी जो है वो बिहार में छपरा के निकट जो है वो गंगा नदी में मिलती है, न कि फतुआ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, बिहार में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस जिले में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में बनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1, 2, 7, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है बिहार में गंगा की सहायक नदियां हैं? गंगट और पुनपुन, कोसी, सोन, यमुना, घाघरा, महानंदा या गोमती या महानंदा। नीचे दे पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2 जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर, नालंदा जो है वो गिरदकुट पर्वत, पश्चिमी चंपारण जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर जो है खड़गपुर की पहाड़ी और नवादा जो है वो बंदार पर्वत। तो इसका राइट आंसर 128 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका डी जो है वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नवादा ये मंदार पर्वत जो है वो बांका जिले में, न कि नवादा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आधिकारिक उद्घाटन जो है वो 3 फरवरी 1918 को वायसराय द्वारा किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 9 फरवरी, न कि 3 फरवरी को नहीं हुई थी, 9 फरवरी 1916 को वायसराय द्वारा की गई थी। तो इसका पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 130, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 131, अशोक के लघु शिलालेख स्थलों और उनके स्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सम्मिलित है? रोड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश, और रूपनाथ जो है वो मध्य प्रदेश, ब्राह्मू जो है वो राजस्थान, और सिद्धपुर जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर जो है वो डी जो है वो गलत है, क्योंकि सिद्धपुर जो है वो कर्नाटक है। राजगीर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मगध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर 1, 2
पहला और दूसरा जो है वो सही है। जो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को नहीं बल्कि हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर आक्रमण ये अधिकार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के प्रांतपति ने हरि सिंह देव को पराजित किया था। मगध क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर इसका नाम जो है वो तुगलकपुर रखा गया था, तुगलकपुर। तीसरा है, राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में मोहम्मद तुगलक द्वारा उन्हें दान किए जाने का उल्लेख है। निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल एक कथन जो है वो सही है। मगध क्षेत्र को नहीं बल्कि तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिलाया गया था। और तीसरा जो है, राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में मोहम्मद तुगलक द्वारा नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान किए जाने का उल्लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। शेर शाह सूरी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। दूसरा है, भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया। तीसरा है, चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम का प्रचलन शुरू किया। चौथा है, उपज का 1/4 भाग जो है वो लगान के रूप में वसूला जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 जो है वो सही है। शेर शाह के समय उपज का 1/4 भाग नहीं बल्कि 1/3 भाग हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सन्याल, 1913 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया, जो उससे संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 140। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण जो है वो फरार हो गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। अब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए मैथ का हम लोग आंसर बता देते हैं। 141 का ऑप्शन सी, 142 का ऑप्शन ए, 143 का ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 144 का ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन ए। और 146 का ऑप्शन ए। 147 का ऑप्शन बी। और 148 का ऑप्शन सी। और 149 का ऑप्शन बी। और 150 का ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें खान सर के द्वारा जो बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं उसी का टेस्ट नंबर 20 का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया गया है, टेस्ट नंबर 20। तो दोस्तों अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सभी का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन कर ले, आपको प्रॉपर सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।